नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ के रायपुर की देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिल रही है। जो पोस्टर बीजेपी दफ्तर में लगे हुए थे, उन पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से कालिख पोतने का मामला सामने आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जहां बीजेपी का झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में हंगामा देखने को मिला है। – 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं विपक्ष बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुटता पर जोर देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर अलग अलग मोर्चे भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सवाल उठने लगा है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो फिर उसमें कौन कौन सी पार्टियां होंगी। नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि 2024 के चुनाव में नवीन पटनायक की अहम भूमिका होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर नवीन पटनायक ममता बनर्जी के साथ तीसरे मोर्चे में आते हैं तो फिर क्या अखिलेश यादव भी इस तीसरे मोर्चे का ही हिस्सा होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। और जिस तरह से विपक्षी एकजुटता को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, उसके बाद इस तीसरे मोर्चे में अगर ज्यादा पार्टियां शामिल होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकजुटता को लेकर के जो विपक्ष का गठबंधन होगा, उसमें दरार पड़ती हुई भी नजर आ सकती है। सवाल यह भी कि लालू यादव से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। अगर आरजेडी तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनती है तो फिर क्या नीतीश कुमार जो लगातार मुखिया बनने की कोशिश करते हुए भी नजर आए थे, तमाम नेताओं के साथ में मुलाकात भी उन्होंने की थी। तो विपक्षी एकजुटता की रूपरेखा क्या होगी, कौन कौन सी पार्टियां कौन से फ्रंट में होंगी, अब सवाल ये उठने लगा है। और जितने अलग अलग मोर्चे बनेंगे उसके बाद बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा, नजरें इस पर भी लगातार बनी रहेंगी। लेकिन नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो आपको एक बार सुना देते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भुवनेश्वर में जब दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी और साफ तौर पर दोनों नेता एक संदेश देते हुए नजर आए थे कि जो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद करते हुए नजर आए थे और ये जताने की कोशिश करते हुए आए थे कि एक दूसरे के लिए ये जो दोनों पार्टियां हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या जो 2024 के चुनाव की रूपरेखा होगी वो क्षेत्रीय दलों पर ही आधारित होगी। अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्रीय दल जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल टीएमसी पर घोटालों के कई आरोप लगे थे और अब इन आरोपों को लेकर टीएमसी ने पलटवार करना भी शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री प्रात्य बसु ने वाम मोर्चा के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने भर्ती में भ्रष्टाचार के लिए माकपा के पूर्व विधायक और माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती पर उंगली उठाई। उन्होंने सुजन चक्रवर्ती की पत्नी का जिक्र करते हुए कहा कि कल तक किसी को नहीं पता था कि सुजन की पत्नी किस कॉलेज में काम करती हैं। प्रात्य बसु ने कहा कि साल 1987 में जब सुजन चक्रवर्ती की पत्नी को नौकरी मिली तो मैं सुना था कि सीपीएम के भीतर बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि 2011 तक लेफ्ट का शासन था, तब डीपीएससी नियुक्ति करती थी। मैं पार्थ चटर्जी के बयान के बारे में मुख्यमंत्री से बात करूंगा। तत्कालीन महासचिव के पास सिफारिश के कोई पत्र होंगे तो मैं उन्हें देने को कहूंगा। बता दें कि पार्थ चटर्जी ने दिलीप घोष, सुजन चक्रवर्ती पर नौकरी के लिए सिफारिश करने का आरोप लगाया था।
आपको यह भी बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि लेफ्ट जमाने में दी गई नौकरियों की भी जांच होगी। নিজে কোনো কলেজে গ্রুপ সি বা কোথাও একটা কোনো একটা পদে চাকরি করেন, সেটা আমি সত্যি কথা বলতে কি আমি জানতাম না, কালকের আগে অবধি জানতাম না। আমরা তো ঠিক সুজনবাবুদের মতো নই যে কে কার অরাজনৈতিক স্ত্রী বা কন্যা কি করছেন, কে কখন এয়ারপোর্ট দিয়ে যাতায়াত করছেন, কে কখন ট্রেনে যাতায়াত করছেন, কে কখন বাসে যাতায়াত করছেন, এই খবরগুলো রাখবো? এটা ওরা রাখতে পারে, ওদের ওই স্বভাবের সঙ্গে এটা হয়তো যেতে পারে। আমি সত্যি জানতাম না। এখন আমরা কিন্তু हाल ही में दिल्ली में आए भूकंप के झटकों के बाद सवाल उठने लगा था कि क्या दिल्ली भूकंप के झटके झेलने के लिए तैयार है। कहीं आने वाले दिनों में अगर भूकंप के और झटके आते हैं तो यह भूकंप विनाशकारी तो साबित नहीं होगा, लिहाजा दिल्ली सरकार तैयारियां पुख्ता करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने भूकंप को लेकर अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल किया। मंगोलपुरी के कामधेनु स्कूल में भी मॉक ड्रिल की गई। बिल्डिंग गिरने की स्थिति में बचाव की जानकारी दी गई। पुलिस, डिजास्टर, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, बिजली विभाग और आईटीआर डिपार्टमेंट के साथ क्राइम टीम ने आपदा की स्थिति में रेस्क्यू अभियान का मॉक ड्रिल किया। खबर हरियाणा से है, जहां रोहतक में महम विधायक बलराज कुंडू ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात नंबर से महिला ने वीडियो कॉल की है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात नंबर से जुड़ी सारी जानकारी निकाली जा रही है। पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा करने की भी बात कही है। हाँ जी, कल हमारे पास एक शिकायत आई थी श्री बलराज कुंडू जो एमएलए हैं महम से। तो उनकी ये शिकायत थी कि उनके पास उनके व्हाट्सएप नंबर पे एक अननोन व्हाट्सएप से कॉल आ रहे थे, वीडियो कॉल्स आ रहे थे और डायरेक्ट कॉल्स भी आ रहे थे लगातार। तो उससे उनसे एक्सटॉर्शन किया गया। तो ये कंप्लेंट थी और इस पे जैसे ही हमारे संज्ञान में आया हमने एफआईआर दर्ज करी है साइबर पुलिस स्टेशन। किन मामलों धाराओं के तहत? हाँ जी, हमने लगाया आईपीसी के सेक्शन 384, 504, 507 और आईटी एक्ट का 66C और 66B। डायरेक्ट उन्होंने शिकायत दी है या डीजीपी के थ्रू उन्होंने बताया? जी, इन्होंने डीजीपी साहब के थ्रू शिकायत भिजवाई थी और वो शिकायत जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो रोहतक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, शिकायत में क्या कहा गया है? शिकायत में उनकी तरफ से जो मैंने बताया उतना ही है अभी शिकायत में। उसके बाद पूछताछ में ज्यादा बातें सामने आएंगी तो उसके बाद हम इंटीमेट करेंगे। उन्होंने शिकायत जो लिखित में दी है उसमें बाकायदा ये लिखा गया है कि जो जिस व्यक्ति जो उनको ब्लैकमेल कर रहा है वो किसी कैबिनेट मंत्री का भी नाम ले रहा है, एक बीजेपी के विधायक का नाम ले रहा है, एक कांग्रेस के विधायक का। जी, तो ये जो नाम वगैरह है वो जैसे आज पहला दिन है इन्वेस्टिगेशन का, जैसे हम लोग पूछताछ करेंगे तो और भी जो डिटेल्स आएगी उसको हम लोग वेरीफाई करते जाएंगे और वैसे आपको सूचित कर दिया जाएगा। बलराज कुंडू से बातचीत हुई है इस मामले में? रोहतक में नगर निगम की जमीन पर मंदिर के नाम पर कब्जा करने का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मामले को लेकर लोगों ने निगम आयुक्त और जिला उपायुक्त से मुलाकात की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर के नाम पर नशा बेचा जा रहा है और नशे में डूबे लोग महिलाओं को परेशान करते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से चारदीवारी की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि नशे के कारोबार को खत्म किया जा सके। यहाँ पर आई हूँ, हमारे जो गांव की जमीन है जो हमारी चैनी है वहाँ पे सासियों ने कब्जा किया हुआ है। वहाँ पर हम उनको ₹0 में वहाँ पर काम नहीं करने दे रहे। जो वहाँ पर अपनी चारदीवारी करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दे रहे। वे नशा करते हैं, वहाँ पर समेक बेचते हैं। जवान बच्चों की जिंदगी खराब की हुई है उन्होंने और हमें वहाँ पर आने जाने में भी दिक्कत होती है। मंदिर का वे जो मंदिर है हमें मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना काम करने दे, वहाँ पे चारदीवारी करने दे। ऐसा वैसे पूरे गांव की पंचायत, महिला, लेडीज, जेंट्स, प्रधान और जितने भी मेंबर सभी आ चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या एक है, ये एक मंदिर है। मंदिर भी क्या वो सिर्फ एक घर का है और इसमें क्या है समैक चिट्टे का एक अड्डा है और वहाँ पे लोग समैक चिट्टा पीते रहते हैं। अब ये क्या है वहाँ पे निगम की जमीन पे अवैध कब्जा कर रहे हैं। रहने वाले हो? रैनकपुरा जी। बताए बलवंत जी, क्या समस्या और किससे मिलने आ रही है आप? समस्या श्रीमान जी, रैनकपुरे के साथ 2-3 एकड़ जमीन है और वो रैनकपुरे वासियों ने कम से कम 100 साल से उसका
कब्जा था और उन्होंने आमतौर पर खोखरे कोट में अवैध कब्जे हो रहे थे। रन्नकपुरा निवासियों ने उसका बचाव किया, जो कि अब तक सुरक्षित है, अदरवाइज अब तक उस पर कब्जा हो जाता। लेकिन अब ये है कि वो नगर निगम अपनी ग्रांट। फरीदाबाद में पिछले दिनों कुश्ती का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता नजर आया। दंगल में पहलवान दांव पेंच दिखाते हुए नजर आए, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। तो फरीदाबाद में कुश्ती का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। विश्वकर्मा अस्कर यूनिवर्सिटी में तीसरा पुरुष एवं महिला भारत महाबली खिताबी दंगल खत्म हुआ है। विजेता पहलवानों को दंगल के आखिरी दिन सम्मानित भी किया गया। बता दें कि कुल 8 कैटेगरी भार वर्ग में पहलवानों ने दंगल में हिस्सा लिया था, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी पहुंचे और विशाल दंगल के आयोजन पर आयोजकों को बधाई दी और हरियाणा सरकार की खेल नीति को भी सराहा। और ऐतिहासिक दंगल के अंदर हमारा जो सुंदर भाई है, ये भी ऐतिहासिक काम इसने जो दूधौला में इस यूनिवर्सिटी को बना करके किया था। और मैं तो देख रहा हूँ कि इस समय पे जो पौधा लगाया था वो आज फल देने लगा है, इसके लिए मुबारकबाद। शहीदी दिवस है आज, इस तरीके से देख रहे हैं और विशाल दंगल किया गया है, क्या कहेंगे देशवासी? देखिए, जहाँ शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। आज यहाँ सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी दिनों के बाद आने का मौका मिला, तो मैं तो यही कहूँगा कि माननीय मनोहर लाल जी और हरियाणा सरकार के प्रयास से एक बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हम लोगों ने शुरू की। और ये अपने आप में एक मिसाल है दंगल, जिसमें देश के सभी बड़े पहलवान आए हैं। और ये दंगल हमारे सुंदर सरपंच दूधौला, लोकली सरपंच पृथला और राजेंद्र सरपंच भीकू के नंगला के सहयोग से और समस्त जो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े आए हैं, युवा सरदारी आई है, उनके सहयोग से ये दंगल लगाया गया है। और मैं इस प्रांगण में जो भी आया है उसी का धन्यवाद करता हूं, दिल से सभी का अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छी कुश्ती रही है। ऐसा सिस्टम बहुत कम जगह में मिलता है, जैसा सिस्टम यहाँ पर था कुश्तियों के लिए इंटरनेशनल पे मिलता है। जैसे ये मैट लगे हुए हैं और जितनी भी सुविधा दे रखी है, ऐसी बहुत कम सुविधा मिलती है। जितने जी यहाँ के गाँव, जिस गाँव में सरपंच जी हैं और जितने बड़े बुजुर्ग हैं। बुलेटिन के आखिर में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 36 बाइकें बरामद की गई हैं। जब्त बाइकों की कीमत 17,40,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोरी की बाइक का नकली आरसी बुक और दस्तावेज तैयार कर उन्हें महंगी कीमत पर बेचते थे। आरोपियों ने बाइक चोरी की वारदातों को जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, सक्ती और बलौदा बाजार में अंजाम दिया था। एसपी विजय अग्रवाल ने खुलासा करने वाली टीम के लिए 5,000 रुपए इनाम की भी घोषणा की है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।